हेलो नमस्कार। क्या हाल चाल और कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। बिना किसी देरी के आज हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू से लेकर के लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, बहुदीर्घ उत्तरी, जैसे जैसे भी आते हैं ना, सभी क्वेश्चंस पर आज हम हाथ डालेंगे। और जब हाथ डालेंगे तो जहाँ हाथ हमारा डलता है वहीं हमारा दिमाग लगता है। ठीक है, जैसे अपना हाथ तुम यहाँ रखे हो, इसका मतलब तुम दिमाग से सिग्नल दियो वहाँ रखे हो। ठीक है, इसलिए आज हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कट करने वाले हैं। तो अभी से ही वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो और एक लीड वीड लगा करके किनारे में बैठ जाओ। अब मैं बोलूं यस नो का जवाब दो, तेजी तेजी चिल्लाओ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताओ। ठीक है, देख देख के मुस्कुराइए नहीं कृपया, हमें भी हंसना आता है। तो चलिए आज का जो चैप्टर है वो क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं, है ना। ये तो क्वेश्चन है भैया, जीव जनन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। इस चैप्टर को मैं पढ़ाया हूं। जितने भी लोग अभी तक इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं, क्लास 10th बायोलॉजी, वो ये वीडियो सभी प्लेलिस्ट पर अपलोड हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है कक्षा 10 जीव विज्ञान। ठीक है, उस प्लेलिस्ट पर सभी वीडियो अपलोड है, पूरी बायोलॉजी कंप्लीट है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर इस प्लेलिस्ट को आपने पूरी वॉच कर लिया ना, तो एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा, एक भी नंबर। मैं रिस्क तनिक भी नहीं ले सकता, इसलिए एक भी नंबर नहीं कट होने दूंगा यदि तुमने उस प्लेलिस्ट के पूरे वीडियो को सही तरीके से रेगुलर मन से देखा है तो। एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा मैं। चलिए आज हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जनन किसे कहते हैं और जनन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है जनन है ना। व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन क्या होता है, देखो जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने समान संतान उत्पन्न कर दे और वो संतान भी आगे जाकर के अपने समान संतान उत्पन्न करने की उसमें क्षमता हो, जनन कहलाता है। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं इसमें कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या है, कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। अगर पूछा जाए जनन के प्रकार, तो जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, एंड सेकेंड इज अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होता है, जनन अंगों की आवश्यकता होती है ना। इसका सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है नर व मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, और लैंगिक जनन जिन जीवों में होता है उन जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है ना, वेरिएशन उत्पन्न होता है। जैसे आप अपने माता और पिता से एकदम समान नहीं है, एकदम हूबहू नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ये जो थोड़ा सा आप अलग हैं यही है वेरिएशन। अलैंगिक जनन में नर और मादा एक में ही होते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को, इससे जो संतान उत्पन्न होती है, ठीक है, उसको क्लोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन। क्लोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने नर और मादा है ना, अपने जनक के एकदम समान होता है हूबहू, जैसे अमीबा पैरामीशियम है ना। अमीबा देखो ये बना है, जब इसमें अलैंगिक जनन होगा एक अमीबा ये बन जाएगा, एक अमीबा ये, बिल्कुल सेम बन जाएगा, हूबहू बन जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोन। ठीक है, अब अगर पूछा जाए एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी बनेगा कि नर और मादा युग्मकों को सामान्यतः क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे लैंगिक जनन में नर और मादा हैं, कौन है, नर और मादा, तो नर के अंदर नर युग्मक बनेगा, मादा के अंदर मादा युग्मक बनेगा। समझ रहे हो, नर जैसे ये मान लेते हैं अपने गुड्डू चाचा हैं और ये गुड्डू चाचा की धर्मपत्नी है। ठीक है, तो गुड्डू चाचा नर हैं, तो नर के अंदर एक होता है प्यूबर्टी यौनवा अवस्था,
यौनवारंभ के बाद क्या होता है कि इनके अंदर युग्मक का निर्माण होता है। तो नर के अंदर जो बनेगा उसको बोलते हैं नर युग्मक, जिसको बोलते हैं स्पर्म। स्ट्रक्चर देख लो ऐसा होता है, ठीक है। मादा के अंदर जो बनेगा उसको बोलते हैं मादा युग्मक, उसको बोलते हैं अंडाणु, इंग्लिश में बोलते हैं ओवम, ऐसा होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए नर का प्राथमिक जनन अंग कौन होता है, ठीक है, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, या फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इसी तरह पूछ लिया जाएगा फीमेल का। तो देखो जो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, हम सेक्स ऑर्गन उसी को बोलते हैं जहां से युग्मक गैमीट का निर्माण हो रहा हो, जहां से स्पर्म बन रहे हों, जहां से फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की प्रोसेस हो रही हो। तो कहां पे हो रही है, वो हो रही है टेस्टिस में जिसको बोलते हैं वृषण में। और मादा के अंदर ये जो ओवम बन सॉरी, मादा के अंदर जो ओवम बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, तो वो बन रहा है ओवरी में, जिसको बोलते हैं अंडाशय। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ टेस्टिस एक होता है कि दो, दो होता है। ओवरी एक होती है कि दो, दो होती है, ठीक है। तो नर के अंदर क्या बनता है, नर युग्मक बनता है जिसको शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि बताओ इस स्पर्म में, इस शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है, तो याद रखना इस गुड्डू में, है ना, हम ऐसे बैठे तो बोले अरे बेटा गुड्डू के गुणसूत्र कितने, मैंने बोला गुड्डू, हाँ गुड्डू के 46 गुणसूत्र, आपने लिख दिया 46। अब बोला चल बता गुड्डू के धर्म पत्नी के, गुड्डू के मेहरारू के कितने गुणसूत्र हैं, मैंने बोला उसके भी 46 हैं, ये लिखा। अब बोला बता गुड्डू के बचुआ के कितने गुणसूत्र हैं, पागल बना रहा है क्या, 46 उसके भी होंगे ना। तो गुड्डू का जो बचवा यहां पर पैदा हुआ चिंटू, कौन सा चिंटू, उसके भी 46 गुणसूत्र। यार ऐसे कैसे हो गया, मतलब ये 46 किसके आए, इसके आ गए पूरे, किसके आ गए। तो इसलिए क्या होता है, आधे गुणसूत्र गुड्डू के आए, आधे गुणसूत्र गुड्डू के पत्नी जी के आए, है ना, तभी आए छोटे से चिंटू जी, ठीक है। तो स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23। अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या 23। इसलिए जो युग्मक होता है, क्वेश्चन बनेगा, जो युग्मक होता है वो कैसा होता है, वो अगुणित होता है, यन होता है, ठीक है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। जो ये देखो ये युग्मक है, युग्मक जिसको बोलते हैं गैमीट, याद रखना गैमीट, गैमीट और जाइगोट दोनों चीज को याद रखना। जाइगोट होता है द्विगुणित 2n, लेकिन जो युग्मक होता है वो यन होता है। जाइगोट कैसे बनता है, नर और मादा युग्मक के आपस में मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। नर और मादा युग्मक आपस में कब मिलेंगे, तो वो मिलेंगे निषेचन की प्रक्रिया के समय, है ना। तो निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वो होती है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में आकर के मिलते हैं और एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, वही होती है निषेचन की क्रिया, ठीक है, ये है निषेचन। अब यहां पर जो हमें युग्मक जाइगोट मिला, अंडाणु का 23, मादा युग्मक का 23, 23, 23, 46, इसीलिए ये जो चिंटू पैदा हुआ, गुड्डू जी का बचवा पैदा हुआ, ठीक है, वो कितना हुआ, 46 गुणसूत्र वाला बच्चा पैदा हुआ चिंटू, ठीक है। निषेचन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, निषेचन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, बताइए टाइप्स ऑफ निषेचन बताइए, है ना, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन बताइए। इसमें 2 प्रकार के निषेचन होते हैं, एक होता है अंतः निषेचन, है ना, और सेकंड होता है बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन, अंतः मतलब अंदर, जो शरीर के अंदर निषेचन हो रहा हो उसको हम अंतः निषेचन बोलते हैं। और जो निषेचन शरीर के बाहर हो रहा हो, शरीर के बाहरी भाग पर हो रहा हो भैया जी, उसको बाह्य निषेचन बोलते हैं। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, सारा कुछ समझ आया होगा। यहां पे पूछ सकता है आपसे कि बताइए मेल का
मेल सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है? तो वो होता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन। नर जनन हार्मोन्स, ठीक है, नर का जनन हार्मोन्स कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन, एंड्रोजन, यही दो हार्मोन्स नर के अंदर पाए जाते हैं। और मादा के अंदर यदि पूछा जाए कि बताओ मादा सेक्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है, तो वो होता है एस्ट्रोजन, ए नहीं है ई है ना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कौन से? फर्स्ट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। याद रखना मादा के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है और नर के अंदर, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन पाया जाता है। यहां से देखो इस वाले सेगमेंट से यहां से दो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है, और मैं आपको बताता हूं वो दो क्वेश्चन क्लियर कैसे करने। पहला क्वेश्चन यहां से सबसे महत्वपूर्ण बनेगा, नर जनन तंत्र के बारे में बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड इज मादा जनन तंत्र के बारे में बताइए। बस नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र आपसे पूछ लेगा, यही बताना पड़ेगा। और इसको मैं वीडियो में समझाया हूं बहुत अच्छे तरीके से, मैं नर और मादा जनन तंत्र दोनों को पढ़ाया हूं, इसलिए वो वीडियो जाके देख लो। बाकी यहां पर भी चलिए, अब हम सबसे पहले नर जनन तंत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते कैसे पूछे गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है मादा जनन तंत्र से कि बताइए मादा जनन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। मिटा दो इसको मैं, बताइए। देखना चाहें तो देख लीजिए, लिखना चाहें तो लिख लीजिए। क्वेश्चन आएगा, बताइए मादा जनन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं। तो मादा जनन तंत्र में यदि अंग बोला जाए तो सबसे पहले मादा जनन तंत्र का अंग आप लिखेंगे अंडाशय। क्या लिखेंगे? अंडाशय। यदि नर जनन तंत्र में सबसे पहले पूछा जाए बताइए इसके अंग कौन कौन से होते हैं, तो वो सबसे पहला लिखोगे वृषण। क्या लिखोगे? वृषण। इधर आपने लिखा फर्स्ट में अंडाशय, अ पेयर ऑफ अंडाशय, ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय, दो होती हैं। सेकंड आप लिखोगे फैलोपियन ट्यूब, कितनी होती हैं? दो होती हैं, ठीक है। इसको ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। और अगर पूछा जाए बताइए मानव में निषेचन कहां होता है, मानव के अंदर निषेचन कहां होता है, तो वो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। चित्र बना देता हूं, देखिएगा। बिल्कुल सिंपल चित्र है, ठीक है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको फिमरी बोलते हैं। ये अंडाशय हुआ आपका, ठीक है, क्या हुआ? अंडाशय। इसके बाद ये आपकी है ओविडक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो एक अंडाशय, एक अंडाशय, एक फैलोपियन ट्यूब, एक फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद जब आप अंदर आएंगे यहां पर, तो ये आपको देखने को मिलेगा गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय, जिसको यूट्रस बोलते हैं। अब इसमें आप देख करके बोलो यूट्रस यानी कि गर्भाशय कितना है, एक है कि दो है? कितना है? आपने बोला एक है, गर्भाशय हो गया। फिर गर्भाशय के बाद आगे आओगे वेजाइना पाया जाएगा, इंग्लिश में वेजाइना बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में योनि बोलते हैं। एक आगे यहां पे सक्रिय नलिका योनि कहलाती है, ठीक है। फिर यहां पर आगे जो मिलेगा आपको योनि द्वार मिलेगा, ठीक है। यहां पर एक पतली झिल्ली होती है जिसको हाइमेन बोलते हैं। बताइए, तो मादा जनन तंत्र के भाग हो गए। अगर इसी तरह नर जनन तंत्र के भाग बोला जाए तो वृषण हो गया, कितना पाया जाता है? दो। वृषण के बाद आप आगे चलोगे एपिडाइमिस पे पहुंच जाओ, अधिवृषण पे पहुंच जाओ, अधिवृषण कितने पाए जाते हैं? दो।
ठीक है, क्योंकि दो वृषण है। अधिवृषण, अधिवृषण के ऊपर जाओ तो क्या पाया जाएगा, सेमाइनल वेसाइकल, शुक्राशय, शुक्राशय ग्रंथि पाई जाए, कितनी, दो। इसके बाद शुक्राशय के और आगे जाओगे, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि कितनी, दो, क्योंकि लेफ्ट साइड भी प्रोस्टेट ग्रंथि रहेगी, राइट साइड भी प्रोस्टेट ग्रंथि रहेगी, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि के और आगे जाओगे तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी पाई जाती है वहां पे। कौन सी, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है। अब वृषण से क्या होता है, सिर्फ वृषण ही स्पर्म का निर्माण करता है, बाकी जो सीमेन आता है, ठीक है, जो वीर्य निकलता है, उसमें शुक्राणुओं की संख्या होती है, बाकी जितना 70 से 80% भाग होता है वो सभी यही ग्रंथियां मिलाती हैं। क्या करती हैं, यही ग्रंथियां अपना द्रव्य मिलाती हैं, उसको खाना पीना दे के सब भेजती हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है, तो आप बताएंगे कि निषेचन की प्रक्रिया मादा के अंदर होती है। फिर क्वेश्चन पूछे कि बताओ मादा के अंदर निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है, तो फैलोपियन ट्यूब पर होती है। बोला जाए कि बताइए मानव के अंदर कौन सा निषेचन होता है, अंतः निषेचन की बाह्य निषेचन, आपका जवाब रहेगा अंतः निषेचन। जो निषेचन शरीर के अंदर होता है उसको हम अंतः निषेचन बोलते हैं, और जो निषेचन शरीर के बाहर होता है उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा और देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यहां से। निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य नहीं है। देखो टेस्टोस्टेरोन जो मैंने हार्मोन्स बताया उसका कार्य पूछा जाता है, तो देखो टेस्टोस्टेरोन का कार्य सबसे पहले यही होता है कि लड़कों में जो यौनवावस्था में जो लक्षण आते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, उनका विकास करना, एंड सेकेंड शुक्राणु का उत्पादन एवं नियंत्रित करना, हड्डियों और पेशियों का विकास करना, है ना। देखो टेस्टोस्टेरोन का काम, टेस्टोस्टेरोन पहला शुक्राणु का उत्पादन एवं नियंत्रण करना, ठीक है, हड्डियों और पेशियों, क्योंकि आप देखते हैं जब पेशियों का विकास, जब लोग यौनवा अवस्था में होते हैं, ठीक है, जब युग्मक बनने लगते हैं, प्यूबर्टी की अवस्था में होते हैं, मतलब जब जवान होने लगते हैं, सिंपल, ठीक है, तो क्या होता है उनकी हड्डियां मजबूत होने लगती हैं, है ना, पेशियां मजबूत होने लगती हैं, तभी तो जिम जाते हैं, है ना। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना, तो ये सब काम होते हैं किसके, टेस्टोस्टेरोन के। यदि आपके क्वेश्चंस में इनके अलावा कोई भी जवाब है, इनके अलावा किसी भी प्रकार का आपके ऑप्शन बुक में दिया गया है या कहीं पर भी दिया गया है तो वो सब गलत है। तो टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है, यहाँ पे दिया गया है लड़कों में यौवना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करना, शुक्राणुओं के उत्पादन पर नियंत्रण, राइट, हड्डियों और पेशियों का विकास, बिल्कुल राइट, शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन। तो भैया ये शरीर वृद्धि के लिए, इससे कोई मतलब नहीं होता है। शरीर वृद्धि के लिए हमारी एक शरीर मस्तिष्क के अंदर एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, वो वहां से निकलती है जीएच हार्मोन्स, जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, और उसी ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा ही शरीर की लंबाई चौड़ाई नियंत्रित की जाती है, ठीक है, शरीर की वृद्धि नियंत्रित की जाती है। फिर आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, देखो 4 ऑप्शन, जवाब आप देना। पहला अंडाशय, दूसरा गर्भाशय, तीसरा शुक्रवाहिनी, चौथा डिंबवाहिनी। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, डिंबवाहिनी, ठीक है, शुक्रवाहिनी और डिंबवाहिनी। बताओ इन दोनों में कंफ्यूजन है कोई? शुक्रवाहिनी मतलब शुक्राणु को ले जाने वाली वाहिनी, और जो डिंब वाहिनी होती है जिसको ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको हमने बोल दिया ना ये फैलोपियन ट्यूब है। तो मादा के अंदर अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी पाई जाती हैं, लेकिन शुक्रवाहिनी नहीं पाई जाती है, ठीक है।
इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन होता है, राइट, जो उन्होंने बताया फैलोपियन नलिका में, ठीक है। नर जनन अंगों से संबंधित है, एपिडिडाइमिस, अधिवृक्क ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और अग्न्याशय। नर जनन अंगों से जो संबंधित है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। नर जनन अंग बोल रहा है, नर जनन तंत्र नहीं बोल रहा, अंग से संबंधित है, उसमें ही पूरा ऑर्गन हो जाएगा, वृषण का पूरा ऑर्गन, ठीक है। क्वेश्चन एक चीज और ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव का वृषण देह गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है? क्योंकि देखो मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर से शुक्राणु के उत्पादन की क्रिया थोड़े से कम टेम्परेचर में होती है, 33, 34, 35 इस तरह के टेम्परेचर में होती है। तो अगर वो 37 डिग्री पर शुक्राणु का उत्पादन करेगा तो शुक्राणु बना ही नहीं पाएगा, शुक्राणु खराब हो जाएंगे। इसलिए वो शरीर के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में दोनों स्क्रूटम भरे हो, वो दोनों वृषण भरे होते हैं, टेस्टिस भरे होते हैं, वहां पर शुक्राणु का निर्माण करते रहते हैं। जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलीनुमा संरचना होती है, उसको स्क्रूटम बोलते हैं, उसके अंदर वृषण भरे होते हैं, क्योंकि कम टेम्परेचर में ही शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। देखिए गर्मी के दिनों में शरीर का टेम्परेचर, बाह्य टेम्परेचर, तो क्या होता है वो और नीचे लटक जाते हैं। और ठंडी के दिनों में देखो, ठंडी के दिनों में लगी रहती ठंडी, बाहर भी ठंडी अंदर भी ठंडी, तो अब उनको गर्मी चाहिए, मतलब वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। कैसे? स्क्रूटम के द्वारा वो नीचे फैल भी जाता है और ऊपर भी सिकुड़ जाता है। तो जब क्या होता है, जब ठंडी का मौसम आता है तो वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं तापमान को लेने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि उनका तापमान देह के आंतरिक तापमान से कम रहे, इस वजह से वो नीचे की तरफ लटके रहते हैं। तो यहां से दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लेगा, बताइए नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। 2012, 14, 13, 18, 20 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब समझ लो ये तो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेंगे कि बताइए अंडाशय के कार्य बताइए, है ना, और वृषण के कार्य बताइए। तो अंडाशय का पहला कार्य होगा अंडाणु का निर्माण करना। अगर इस अंडाशय का कार्य पूछा जाए तो आप बताओगे कि अंडाणु का निर्माण करना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। एंड अगर पूछा जाए वृषण का तो इसको बताओगे शुक्राणु का निर्माण करना। फिर अंडाशय का कार्य में दूसरा लिख लोगे कि मादा जनन हार्मोन्स का निर्माण करना, अंडाशय का कार्य। फिर दूसरा नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। इसके बाद बस हो गया। और क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन अब आपसे यहां से बनेगा परिवार नियोजन से, फैमिली प्लानिंग से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये पूरा टॉपिक है आपके उसमें। और फैमिली प्लानिंग को मैं बहुत डिटेल से उसका वीडियो बनाया हूं, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर जा करके देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पर जाओ, वहां पर वीडियो को देखो, फैमिली प्लानिंग वाला अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मिटा दूँ इसको मैं, चलिए। टॉपिक है हमारा परिवार नियोजन। देखो ये आज के समय का बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और इसे हमें पढ़ना भी चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाए चाहे ना जाए। नहीं तो क्या होगा, नहीं पढ़े रहोगे, जानकारी नहीं रहेगी तो क्या होगा फिर भैया भोगोगे तुम ही, मुझसे ना पूछवाओ है ना। कौन भोगेगा? भोगेगा तुम ही। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए परिवार नियोजन, जिसको परिवार कल्याण इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का उदाहरण, फैमिली प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, और परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। फैमिली प्लानिंग के अंदर फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं, ठीक है, जो गर्भधारण से बचा सकते हैं, उन विधियों के बारे में पूछ रहा है। तो फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें क्या है कि परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य जन्म दर को कम करना, ठीक है,
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जन्म दर को कम करना, ठीक है, जनसंख्या का नियंत्रण करना, स्वस्थ समाज का गठन करना, ठीक है, स्वस्थ समाज को देखना। और एक चीज और इसमें ऐड कर लो, लैंगिक रूप से स्वस्थ समाज की, है ना, लैंगिक यानी कि लैंगिक रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण करना। लैंगिक रूप से स्वस्थ समाज का मतलब समाज तो सब स्वस्थ हैं, लेकिन उनके अंदर बीमारियां भरी पड़ी हैं, है ना। कौन सी बीमारियां? उन बीमारियों को बोलते हैं यौन संचारित रोग। क्या बोलते हैं? यौन संचारित रोग, जिसको बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, से भरी पड़ी हैं। तो इसलिए परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कम पैदा करना, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ ये भी है एक स्वस्थ समाज का गठन करना, स्वस्थ समाज का निर्माण करना। और ये बोलते हैं कि एक परिवार में कम से कम 2 या 3 बच्चे होंगे तो सभी को कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है। और देखो, जब 2 से 3 बच्चे होंगे, अगर परिवार ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, अगर जनसंख्या वृद्धि होगी, समझना, अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो भोजन में कमी आएगी, ठीक है, कपड़ा में कमी आएगी, फिर ठीक है, फिर शिक्षा में कमी आएगी, फिर आवास में कमी आएगी। आप बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल देखो अपने आसपास में, जिसके पास 4 भाई बहन है, 5 भाई बहन है, 6 भाई बहन है, आप उनके घर की कंडीशन देखो, और यदि आप एक भाई बहन है तो आप अपने घर की कंडीशन देखो और मैच करो, समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर परिवार छोटा रहेगा, ठीक है, परिवार में बच्चे कम रहेंगे, तो बच्चे को पेट भर अच्छा भोजन और तन में ढकने वाली कपड़े, उचित वस्त्र, उचित शिक्षा और उनके स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल आसानी से की जा सकती है, ठीक है। इससे परिवार का कल्याण होगा। जब परिवार में बच्चे कम रहेंगे तो भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आवास का उचित व्यवस्था किया जा सकता है, उचित व्यवस्था किया जा सकता है। कब? जब बच्चे कम रहेंगे, और अगर बच्चे ज्यादा हुए तो फिर गए, ठीक है, किया जा सकता है। इससे परिवार का कल्याण होगा। परिवार सीमित रखने के विभिन्न उपाय हैं, ठीक है। जब उचित व्यवस्था होगी, सही से वो खाना खाएगा, सही से कपड़ा पहनेगा, सही से उसको शिक्षा मिलेगी, सही से रहने के लिए घर मिलेगा, तो परिवार का क्या होगा? परिवार का कल्याण होगा, ठीक है। और परिवार नियोजन देखो, परिवार सीमित रखने की विभिन्न उपाय हैं, ठीक है। परिवार को सीमित रखने का, परिवार सीमित रखने की विभिन्न उपाय, परिवार को सीमित रखने के लिए विभिन्न उपाय हैं। पहला उपाय जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला को बोल देते हैं अस्थाई विधियां, ठीक है, अस्थाई विधियां, एंड सेकंड इज अस्थाई विधियां, है ना। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है स्थाई विधियां, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मेथड, एंड सेकंड है कि टेम्परेरी मेथड। फर्स्ट क्या है? स्थाई विधियां हैं, और दूसरी क्या है? अस्थाई विधियां। तो फर्स्ट में जो स्थाई विधियां हैं वो कौन सी होती हैं? देखो, इसमें क्या किया जाता है, इसमें शुक्राणु और अंडाणु युग्मकों को आपस में मिलने से रोका जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? युग्मकों को आपस में मिलने से रोका जाता है। तो स्थाई विधियां में नर के अंदर क्या किया जाता है और मादा के अंदर। तो देखो, नर के अंदर जो नर का वृषण होता है, यहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, और ये नली वास डिफरेंस के थ्रू शुक्राणु बाहर निकलते हैं, सीमेन में मिलते हैं। तो इस नली को काट देते हैं, वासा इफ्रेंसिया को काट देते हैं, तो उसको बोलते हैं पुरुष की नसबंदी हो गई, ठीक है। नसबंदी में सारी एक्टिविटी करेगा, सीमेन इमेन सब बाहर निकलेगा, लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं रहेंगे, बच्चे नहीं पैदा होंगे, बस, ठीक है।
तो नर के अंदर जो नसबंदी होती है उसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी। और जो मादा के अंदर जो नसबंदी होती है, मादा के अंदर क्या पाया गया, ये देखो अंडाणु पाया गया है ना, ये अंडाणु पाया गया, यहां से अंडाणु निकला, यहाँ ये कौन सी नलिका है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब को तुमने कट करके बांध दिया तो अंडाणु शुक्राणु आपस में नहीं मिल पाएगा, इसलिए जो महिला मादा के अंदर जो नसबंदी होती है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी। इंग्लिश से लिख दूं इधर, वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। तो यहां पे एक चीज याद रखना कि परमानेंट विधियां जो होती, स्थायी विधियां तब कराया जाता है जब आपके एक या दो बच्चे, मतलब जितने बच्चे आप चाह रहे थे उतने बच्चे हो गए हैं, अब आपको बच्चे की कोई आवश्यकता नहीं है, इन फ्यूचर आप परमानेंट विधियां करा लीजिए। और अगर आपके पास एक बच्चा है या फिर आप बच्चे के बीच में गैप चाहते हैं 2-3 साल, 4 साल, 5 साल का, तब आपके लिए जरूरी होती हैं अस्थायी विधियां, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी मेथड। क्या होता है, टेम्परेरी मेथड। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेरी मेथड के बारे में, इसको देख लीजिए, मिटा सकता हूं मैं, चलिए। तो यहां पे जो टेम्परेरी मेथड है, ठीक है, बहुत सिंपल है, अब बिल्कुल इसमें कुछ नहीं रखा है, बस ट्रिक समझ लो क्या क्या इसमें लिखना होता है, कैसे कैसे ये होता है, ठीक है। अब बाकी देख लो, स्थायी विधियां भी कोई खास नहीं थी, स्थायी विधियां दो थी, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी। लिखने के लिए आए तो आधा पेज लिख देना इसी में घुमा के। चलो, अस्थायी विधियां में सबसे पहला आता है प्राकृतिक विधियां। क्या आता है, प्राकृतिक विधियां। गर्भधारण से बचने के लिए प्राकृतिक विधियां का लोग प्रयोग करते हैं, और प्राकृतिक विधियां जो होती हैं उसमें 3 होते हैं, ठीक है, 3। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें तो आपको, चलो 12th के लेवल का ही समझा देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। जो स्थायी विधियां थी वो शल्य क्रिया विधियां, शल्य मतलब डॉक्टर में जाकर के चीड़ फाड़ होना, ठीक है। प्राकृतिक विधियां ऐसी विधियां होती हैं जिसमें आपको कुछ ट्रिक समझने होते हैं जिससे आप गर्भधारण से बच सकते हैं, ठीक है। इसका कोई भी किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं है, लेकिन इसके रिस्क बहुत हैं, है ना। मतलब अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो रिस्क बहुत है, चांसेस बहुत है कि गर्भधारण हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेफ नहीं माना जाता है कि भैया सेफ ही है, ठीक है। पहला क्या है, प्राकृतिक विधियां में पहला आता है आत्म संयम, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल। देखो, जब माहवारी होती है, जब मासिक चक्र होता है, उसके 10वें, जब से शुरू होता है उसके 10वें से 17वें दिन के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे पैदा होने के चांसेस हाई रहते हैं। आत्म संयम, ठीक है। सेकंड है क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है, क्वाइटस इंटरप्टस। ये क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है कि जब एजाकुलेशन होने वाला होता है, ठीक है, जब सीमेन बाहर निकलने वाला होता है, तो जो मेल होता है, जो नर होता है, वो महिला के योनि से अपना लिंग बाहर निकाल ले और सीमेन को बाहर एजाकुलेट करे, इसको बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है। एंड थर्ड होता है दुग्ध पान अनातर्व, ठीक है। जब महिला दूध पिला रही होती है बच्चे को, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है, जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके बाद 3 से 4 महीने तक लगभग बताया जाता है, 3 to 4 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं शुरू होती है, तो उस समय तक आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते, बच्चे नहीं पैदा होंगे, ठीक है। ये हुआ आपका प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड्स। इनके फेल होने के चांसेस बहुत होते हैं क्योंकि शरीर में कब कैसे वो हो जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक विधियां के बाद आता है आपका
प्राकृतिक विधियां। दूसरा आप देख लेते हैं रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां, ठीक है, केमिकल मेथड। रासायनिक विधियां के अंदर, ठीक है, पिल्स को दिया जाता है, दवाइयों को दिया जाता है, और उन्हीं दवाइयों से गर्भधारण से बचा जा सकता है, गर्भपात कराया जा, मतलब गर्भधारण से बच सकते हैं। वो दवाइयां कौन कौन सी रासायनिक विधियां में? दो मेडिसिन का याद नाम रखना, सहेली और दूसरी है आपकी माला डी, ठीक है। सहेली के बारे में याद रखना, ये CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इसको खोजा गया था। और ये जो मेडिसिन है ये बहुत लोकप्रिय है, खूब मांगी जाती हैं, है ना, महिलाओं के द्वारा खूब पसंद की जाने वाली गर्भ निरोधक विधियों में से एक है, ठीक है। ये हुआ रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां के बाद एक और आता है अंतः गर्भाशयी युक्ति के द्वारा, है ना, अंतः गर्भाशयी युक्ति के द्वारा। अंतः गर्भाशयी युक्ति को बोलते हैं IUD, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। जो IUD होती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है, वो 3 प्रकार की IUD होती हैं, ठीक है। पहला औषधि रहित IUD, औषधि रहित। दूसरा है तांबा मोचक IUD, एंड थर्ड इज हार्मोन्स मोचक IUD, ठीक है। औषधि रहित IUD यानी कि नॉन मेडिकेटेड IUD जो होती हैं वो कौन होती हैं? ऐसी IUD, ऐसी अंतः गर्भाशय युक्त जिसमें औषधि नहीं होती है, जिसको बोलते हैं, एग्जाम्पल है लिपेस लूप, ठीक है। ये जो विधियां होती हैं इनको महिला के गर्भाशय में फिट करवा दिया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। ये वो लिपेस लूप। तांबा मोचक IUD, कॉपर टी, कॉपर 7, ठीक है, और मल्टी लोड 375, ये सभी IUD के नाम हैं। हार्मोन्स मोचक IUD है LNG-20, प्रोजेस्टा सर्ट, ठीक है। तो ये हार्मोन्स का उत्सर्जन करती हैं, और ये कॉपर आयन का उत्सर्जन करते, जिसके द्वारा से शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिल पाता है और गर्भधारण से बचा जा सकता है। तो ये है आपकी IUD। तो ये प्राकृतिक विधियां, रासायनिक विधियां, अंतः गर्भाशय युक्ति, और आपको बता दें और कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं अंतर्रोप्य, इम्प्लांटेशन कर देना, ठीक है। जो इम्प्लांटेशन के अंदर होता है वो देखो, हाँ, इसके अंदर हार्मोन्स कौन सा होता है इन मेडिसिन के अंदर? हार्मोन्स, तो वो हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है इसी के अंदर। कौन कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है। और जो अंतर्रोप विधि होती है, जो इम्प्लांटेशन होता है, उसमें भी प्रोजेस्टेरॉन और जो आपका एस्ट्रोजन है उसी को बैलेंस करके लगा दिया जाता है डिवाइस शरीर के अंदर, जिससे हार्मोन्स का सीक्वेंस बिगड़ा रहता है और शरीर में, मतलब मादा के अंदर गर्भधारण नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों से आप गर्भधारण से बच सकते हैं और आप परिवार नियोजन का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। 2020, 18, 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, एक चीज और यहाँ पे है, अस्थाई विधियां में भी एक वो है बैरियर मेथड। प्राकृतिक मेथड के बाद बैरियर मेथड आता है, बैरियर मेथड, ठीक है। रोधक विधियां, इसको बोलते हैं रोध विधियां, है ना, रोध लगा देना। किसके? अंडाशय, अंडाणु और शुक्राणु के बीच में रोध लगा देना, बैरियर मेथड, रोध विधियां। रोध विधियां दो होती हैं, एक नर के अंदर, एक मादा के अंदर। इसको प्रयोग किया जाता है नर के अंदर, कॉन्डोम का प्रयोग किया जाता है, जिससे शुक्राणु महिला के गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता है, महिला के फैलोपियन नलिका में नहीं पहुंच पाता है, उसी कॉन्डोम में भर जाता है। इसके बाद मादा के अंदर प्रयोग किया जाने वाला जो पदार्थ होता है, मतलब वो होता है ना, मतलब इसकी विधि वो होता है डायाफ्राम। कॉन्डोम रियूजेबल नहीं होता है, डायाफ्राम रियूजेबल होता है। इसमें शुक्राणु नाशक जेली वेली लगा करके साफ करके फिर से इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि डायाफ्राम थोड़ा सा महंगा आता है, ठीक है। ये था आपका ये पॉइंट। मिटा दो इसको, मैं बताइए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब लिखना चाहे तो लिख लीजिए भैया।
क्लास 10 साइंस के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके वहां पर चेकआउट कर सकते हैं और ढेर सारे वीडियोस का आनंद ले सकते हैं। आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यदि आप क्लास 10th में हैं, क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। इसलिए आप जाइए प्लेलिस्ट पर, वहां पर ढेर सारे वीडियोज़ हैं, जाइए देखिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए। तो चलिए, अब हमने परिवार नियोजन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन बनेगा अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन के बारे में। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन, देखो इसके कई प्रकार होते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन जो होता है इसके कई प्रकार होते हैं। क्या होता है, देखो अभी मैं शुरू में समझाया था कि इस प्रकार के जनन में नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक नहीं बनते हैं, एक ही जीव समसूत्री विभाजन से जनन करता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जीव समसूत्री विभाजन से जनन करता है। कैसा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। लेकिन मनुष्य में कैसा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मकों में। ठीक है, जनन करता है जिसमें जीव स्वयं गुणित होते हैं, इसमें इसे और नए जीव को जन्म देते हैं। तो ये होता है आपका अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की विधियां हैं जैसे विखंडन, मुकुलन, बीजाणुओं द्वारा। ठीक है, देखना है इसकी विधियां कौन सी हैं। विखंडन हो गया, खंडन हो गया, मुकुलन हो गया। ठीक है, बीजाणुओं द्वारा, बीजाणु बनते हैं, उससे एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है, नए जीव का निर्माण हो जाता है। फिर आता है कायिक प्रवर्धन, ये इंपॉर्टेंट है कायिक प्रवर्धन, जिसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं से पूछे जाए ना जाए, लेकिन कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। अब यहां से पूछे जाएंगे तो हमें करना होगा। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो 2020 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया कि कायिक जनन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है। तो देखो, जब पौधे के किसी कायिक अंग द्वारा, ठीक है, किसके अंग द्वारा, जब पौधे के किसी कायिक अंग के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं कि यह कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे तना द्वारा एक नया पौधा का निर्माण, ठीक है, तना द्वारा, जड़ द्वारा एक नया पौधा का निर्माण, पत्ती द्वारा एक नए पौधे का निर्माण, फिर कलम द्वारा एक नए पौधे का निर्माण। तो इन सभी से जब एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है तो ये कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं पत्ती द्वारा, ठीक है, पत्ती, ब्रायोफिल्लम आप लोगों ने देखा है, ब्रायोफिल्लम, जो ब्रायोफिल्लम होता है उसमें पत्ती द्वारा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ब्रायोफिल्लम बोलते हैं, अजूबा हिंदी में। जो ब्रायोफिल्लम होता है इसमें पत्ती द्वारा क्या होता है, आपका जनन होता है, कायिक जनन जिसको बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन जिसको बोलते हैं। पत्ती के द्वारा, एक पत्ती से ही नई पत्ती का निर्माण, नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जड़ों द्वारा, एक इसमें होता है दाब लगाना, किसी पौधे को दाब लगा देना, पौधे पर हम दाब लगाते हैं और फिर उसी दाब से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसको बाई प्रेशर बोलते हैं, इसको लेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक और है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। खंडन की विधियां में होता है द्विविखंडन और बहुविखंडन किस प्रकार से भिन्न है। तो देखो, द्विविखंडन मतलब कोई जीव है, ठीक है, कोई भी वो है, उसके दो बार खंड खंड हो रहे हैं और दोनों से नए जीव का निर्माण हो रहा है, हमने बोल दिया ये द्विविखंडन है। बहुविखंडन मतलब कोई जीव है, उसके बहुत ढेर सारे विखंडन हो रहे हैं। ठीक है, एक जीव की एक कोशिका अनेक भागों में विभक्त होती है और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है, वो होता है बहुविखंडन। ठीक है, जो दो द्विविखंडन हुआ उसका एग्जाम्पल है आपका अमीबा, है ना, और जो बहुविखंडन हुआ
उसका निर्माण है आपका प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। ठीक है। क्वेश्चन देखो, परागण क्रिया और निषेचन क्रिया किस प्रकार से भिन्न है? तो देखो, सबसे पहले पुष्प हम देखते हैं। ठीक है, पुष्प का ये देखते हैं नर भाग, जिसको बोलते पुंकेसर। ये है मादा भाग, बना देते हैं। ये सेपल पेटल बना देते हैं। देखो, तो यहां पे हम लोग देखते परागण। देखो, पुष्प का यदि नर भाग पूछा जाए उसको बोलते ये होता है पुंकेसर। ठीक है, मादा भाग ये होता है जायांग। ठीक है, स्त्री केसर, इसको पुमंग के नाम से भी जानते हैं, इसको एंड्रूसियम बोलते हैं, इसको गैनोसियम बोलते हैं, पुष्प के नर और भाग में। ठीक है, पुष्प के नर भाग में पुमंग में आपका बनता है पराग कण, जिसको बोलते हैं पॉलिन ग्रेन्स। ठीक है, तो हमारे पास दो क्रियाएं हैं, एक है परागण एंड सेकंड है निषेचन। किसमें? पुष्प में। अब यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, यहीं से तुम फंसोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि जब पुंकेसर यानी कि पुमंग से पराग कण निकलेंगे, फटेगा, पुंकेसर का स्फुटन होगा, पराग कण फटेगा, फिर फटके कहां पर पहुंचेगा? जायांग में। जायांग के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका एंड अंडाशय। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो जब पराग कण पराग कोश से निकल करके पुष्प के मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं परागण हो गया। पॉलिनेशन की क्रिया हो गई भैया। क्या हो गई? पॉलिनेशन। अब देखो, जो परागण होता है वो हवा के द्वारा भी होता है, ठीक है, जल के द्वारा भी होता है, कीट के द्वारा भी होता है। ऐसे करके परागण की क्रिया होती है। कीट द्वारा परागण को एंटोमोफिली बोलते हैं, जल द्वारा परागण को हाइड्रोफिली बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह परागण होगा। परागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। परागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती, कोई मीडियम लगेगा। परागण दो प्रकार से होता है, एक होता है पर परागण, एक होता है स्वपरागण। तो देखो, सेकेंड पॉइंट देखो, स्वपरागण। स्व मतलब खुद में जो परागण की क्रिया हो रही है, हमने बोला ये स्वपरागण है। देखो, ये जो पुंकेसर है, एक पौधा है, पौधा नंबर 1, ठीक है, 1 नंबर के पौधे के पुंकेसर से परागकण निकले और 1 नंबर के पौधे के अंडाशय में महिमादा जनन भाग में परागकण पहुंच गए, तो ये स्वपरागण हुआ। जब परागण की क्रिया स्वयं उसी एक ही पुष्प में होती है तो उसको बोल देते हैं स्वपरागण। पर परागण मतलब देखना, ये बंद है, ये भी बंद है, एक पौधा ये यहां पर छोटा सा उगा था, लेकिन परागण एक ही जाति का होगा। जैसे ये कमल है, तो ये कमल का पौधा यहां भी था। अब इस कमल के पौधे में एक तितली आई, ये तितली रानी, इसके परागकण लिया और परागकण वहां से लेकर के, परागकण उस वाले कमल से लेकर के, कमल नंबर 2 से परागकण लेकर के कमल नंबर 1 में पहुंचा दिया। तो ये हुआ पर परागण, यानी कि दूसरे के द्वारा ये परागण की क्रिया करवाई गई और वो माध्यम क्या था? माध्यम थी तितली, ये था परागण। अब देखो, हमने देखा ये अंडाशय है, ठीक है, ये अंडाशय है। पराग कण कहाँ पहुंचा? वर्तिकाग्र में। निषेचन क्या होता है? पराग कण का बीजांड के अंदर पहुंचना ही निषेचन कहलाता है। ठीक है, पराग कण जब बीजांड के अंदर सलामत से सही सलामत पहुंच जाएगा, ठीक है, उससे फल का निर्माण होने लगेगा, उससे बीजांड में परिवर्तन होने लगेंगे, तो ये क्रिया होती है निषेचन। इस क्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, परागण को बोलेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, ऐसे बनेंगे आपसे क्वेश्चन। देखो, पौधे के जनन अंग का नाम लिखिए। मनुष्य के जनन अंग कौन है? नर और मादा में नर का हुआ जनन अंग वृषण, मादा का अंडाशय।
बोला कि पौधे के जनन अंग के नाम लिखिए। भैया पौधे में जो जनन की क्रिया कर रहे हैं वो ये पुष्प ही तो कर रहे हैं, ये फ्लावर ही तो कर रहे हैं, और कोई दूसरा थोड़ी ना करके कर रहा है। तो पौधे के जनन अंग कौन है? तो वो होते हैं पुष्प। कौन होते हैं? पुष्प। देखो इस जगह मिटा दूं मैं थोड़ा सा, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन यहां पर आपके कंप्लीट होंगे। पूरी कंप्लीट बायोलॉजी, पूरी 10th की पूरी एक एक चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। इतिहास बना देंगे यूट्यूब पर इतिहास होगा आपसे, है ना। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या बोलता है कि निषेचन के बाद फल में कौन बदलता है? मैंने बोला ना अभी, देखो निषेचन हुआ, मिटा दिया क्या? निषेचन के बाद फल में कौन बदलता है? तो देखो जो नीचे अंडाशय होता है, अंडाशय जब परागण हुआ, परागकण पहुंचा, परागकण जब बीजांड के अंदर पहुंचा तो जो फल बनता है, जो फ्रूट बनता है, वो अंडाशय बनाता है। तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित होने लगता है, ठीक है। फल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सत्य फल ट्रू फ्रूट, एंड एक होता है असत्य फल फॉल्स फ्रूट, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, पराग नली में नर युग्मकों की संख्या होती है। ओ भाई ये क्वेश्चन पूछा गया, पराग नली में नर युग्मकों की संख्या होती है। देखो जब यहां से परागकण पहुंचा तो परागकण में दो कोशिकाएं होती हैं, एक होती है ये जनन केंद्रक और दूसरा होता है कायिक केंद्रक। ये कौन है? ये परागकण है, ये पॉलिन ग्रेन्स है, ठीक है। पॉलिन ग्रेन्स के ऊपर एक कठोर पदार्थ की कवर चढ़ी होती है, उस कठोर पदार्थ को बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। इतना कठोर होता है, इतना कठोर होता है कि परागकण कभी खराब ही नहीं होता है, कहीं पर भी पड़ा रहे, कभी भी पड़ा रहे, वो खराब ही नहीं होगा, ठीक है। किसकी परत रहती है? स्पोरोपोलिनिन की। देखो हम यहां पर परागकण में जब पढ़े थे तो यहां पर हम लोगों ने देखा था जर्मपोर पाए जाते हैं, है ना, जर्मपोर जिसको बोलते हैं जनन छिद्र। तो परागकण यहां पे आया, जनन छिद्र लगा। सबसे पहले जो मैंने बताया कायिक केंद्रक, कायिक कोशिका, कायिक केंद्रक एक जनन छिद्र से क्या बनेगा? एक पॉलिन ट्यूब बनेगा। पॉलिन ट्यूब मतलब पराग नली। तो देख लो पराग नली का निर्माण कहाँ हो रहा है। तो सबसे पहले कायिक, इसमें दो केंद्रक थे, जनन केंद्रक, कायिक केंद्रक। तो कायिक केंद्रक इस पराग नली में जाता है, देखता है नली सही है कि नहीं। तो ये यहां पर पहुंच आया कौन? कायिक केंद्रक। जब जनन केंद्रक, ठीक है, पराग कण का जनन केंद्रक, इसको नर युग्मक भी बोलते हैं, जब ये नर युग्मक पराग नली में उतरेगा तो ये अपने आप को विभाजित करके दो नर युग्मक में विभाजित कर लेगा। कितने नर युग्मक में? दो। तो यहां पर क्या हो गए? नर युग्मक कितने हो गए? दो। एक तो जा करके एक नर युग्मक बीजांड से, बीजांड के अंदर जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय से मिल करके फल का निर्माण करता है, और दूसरा भ्रूणपोष का निर्माण करने लगता है। किसका? भ्रूणपोष का निर्माण करने लगता है। तो नर युग्मक की संख्या कितनी हुई? पराग नली में नर युग्मक की संख्या 2 हुई। सिर्फ पॉलिन ट्यूब में ही नर युग्मक की संख्या 2 होती है, ये याद रखना, बताना ना पड़े, ठीक है। चलो अमीबा द्वारा जनन किस जीव? विखंडन द्वारा जनन। देखो जो अमीबा होता है, कहीं बताया क्या? इधर अमीबा लिखा गया, अमीबा। जो अमीबा होता है, अमीबा में पूछा जाए जनन होता है, बोलोगे हाँ। कौन सा जनन होता है? बोला अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कौन सा होता है? तो वो होता है विखंडन। क्या होता है अमीबा के अंदर? अलैंगिक जनन होता है, और वो अलैंगिक जनन में होता है विखंडन। समझ आया? इसके बाद देखो द्विलिंगी पुष्प के जननांगों के नाम लिखिए। तो द्विलिंगी पुष्प के जननांगों के नाम, नर जननांग पुंकेसर हुआ और मादा जननांग स्त्री केसर हुआ, है ना। बोलता है युग्मनज कैसे बनता है? युग्मनज तो यार पता ही है कि एक नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल करके युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है?
पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिल्लम में, सभी में। तो पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किसमें होता है? वो ब्रायोफिल्लम में होता है। और देखिए जो आवृतबीजी पौधे रहते हैं, आवृतबीजी पौधे, ठीक है, आवृतबीजी पौधों में क्या होता है? वो होता है द्विनिषेचन, ठीक है, डुअल फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हो क्या होता है? द्विनिषेचन, डुअल फर्टिलाइजेशन। ये मत समझ लेना कि 2 बार निषेचन होता है, वो नहीं होता 2 बार, ठीक है। एक जैसे नर युग्मक गया, अंड कोशिका से मिला, दूसरा भ्रूण पोष से, तो इसको बोलते हैं द्विनिषेचन, डुअल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में होता है? सभी आवृतबीजी पौधों में ही होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है। देखो पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, सेपल, पेटल, एंड्रूसियम, गाइनोसियम, ठीक है। फिर है डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? भैया इतना सिंपल क्वेश्चन, डीएनए देखो, ये है कोशिका, समझना, ये है केंद्रक, समझना, ये यहाँ पे केंद्रिका, समझना, इसके अंदर क्रोमैटिन धागे, क्या क्रोमैटिन धागे। जब कोशिका का विभाजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, तो ये किस में बन गया? ये गुणसूत्र में बन गया। क्रोमैटिन धागे कहाँ पर है? केंद्रक के अंदर। फिर ये गुणसूत्र को हमने फैला करके देखा तो क्या निकला? डीएनए। तो डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में। डीएनए की एक छोटी सी इकाई को बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। जीन के अंदर सभी सूचनाएं निहित रहती हैं। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जीन की खोज किसने की थी? पूछा जाएगा। जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर है पराग कोश में होता है वाहदल, अंडाशय, बीजांड, परागकण। तो भैया ये तो अंधा भी बता देगा कि पराग कोश के अंदर, ठीक है, जो आपका परागकोश होता है, पॉलिन सैक होता है, उसके अंदर परागकण ही होते हैं और कुछ नहीं होता है ना। देखो यहां से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। वो क्वेश्चन ये बनता है कि कायिक जनन के बारे में लिखना है आपको। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? और कायिक प्रवर्धन पर एक मेरा स्पेशली वीडियो है, उसको जा करके आप YouTube पर सर्च करोगे कायिक प्रवर्धन बाई बायो अमन, वो वीडियो मिल जाएगा, उसको जा करके देख लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही, यहां से क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। यौन संचारित रोग अभी जब मैं आपको बता रहा था, ठीक है, यहां पे इसको मिटा दूं, यहीं पर बता देता हूं मैं। अभी जब मैं आपको पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया था ना यौन संचारित रोग, ठीक है। यौन संचारित रोग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोग है जिसके बारे में क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि वहां से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। देखो जो यौन संचारित रोग, STD लिखे दे रहा हूं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका HIV, ठीक है। HIV रोग, HIV का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV जो बीमारी होती है वो एड्स के द्वारा, वो एड्स बीमारी होती है, HIV वायरस होता है, ठीक है। HIV किसके द्वारा होता है? वो एक वायरस के द्वारा होता है, और ये वायरस रेट्रो वायरस होता है, क्योंकि ये रेट्रो वायरस के फैमिली का होता है, रेट्रो वायरस, ठीक है। HIV के अंदर पूछा जाए यदि जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल DNA है कि RNA है, तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एड्स का कारण है विषाणु, है ना, एड्स का कारण है विषाणु। और क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, HIV क्या सूचित करता है? क्या एड्स एक संक्रामक रोग है? एड्स के फैलने के कोई 4 टिप्पणी लिखिए। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है। एड्स जो रोग है ये संक्रामक रोग है। संक्रामक मतलब बहुत तेजी से फैलने वाला, संक्रमित करने वाला लोगों को, ठीक है, संक्रामक रोग है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है?
एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये याद रखना। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। अगर पूछा जाए, बताइए एचआईवी के फैलने के चांस, मतलब विधियां कौन कौन सी, कैसे ये फैल सकता है, तो सबसे पहले यौन संपर्क द्वारा, ठीक है, मैथुन की क्रिया के द्वारा, संक्रमित सुइयों के द्वारा। अगर किसी को एचआईवी है, उसकी सुई आप किसी और को लगा दोगे, एचआईवी फैल जाएगा। ठीक है, संक्रमित सुइयों के द्वारा फैल सकता है, और रक्त आधान की क्रिया के द्वारा। यदि किसी व्यक्ति को एचआईवी है, आप उसका ब्लड किसी और को चढ़ा दिए तो आसानी से फैल जाएगा। और है मां के द्वारा शिशु के एचआईवी का संचरण। यदि मां को एचआईवी है तो शिशु के अंदर, बच्चे के अंदर भी एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोवायरस फैल जाएगा। ठीक है, ये एचआईवी से होता क्या है समझते हैं। एचआईवी जो होता है, इससे ह्यूमंस का, मनुष्य का जो इम्यून सिस्टम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वो डाउन हो जाता है। और जब इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, तब क्या होगा? तब उसको खांसी, जुकाम, बुखार, जो थोड़ी थोड़ी ऐसी नॉर्मली बीमारियां होती हैं, उन्हीं बीमारियों से वो ज्यादा ग्रसित हो जाता है और अंत में प्यारा हो जाता है ना। और इसकी दवाइयां क्या हैं? तो इसकी दवाइयां कुछ तो बनी हुई हैं, लेकिन इसकी कोई प्रॉपरली दवाई है नहीं, है ना। कोई दवाई इसकी नहीं है अभी। जो भी मेडिसिन है आपकी चलती रहती है, बाकी एक बार वायरस का संक्रमण शरीर में फैला, हालत खराब कर देगा फिर ये। ठीक है, और जैसे टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी किससे फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरियम होता है, उसका फुल फॉर्म, पूरा नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। टीबी की जो मेडिसिन होती हैं, टीबी की जो दवाएं होती हैं, तो उन दवाओं को डॉक्टर बोलते हैं ना कि इनको हमेशा लेना, इनको कभी छोड़ना नहीं। मतलब जितने दिन का कोर्स रहता है, कोर्स के लिए बोला जाता है कि भैया पूरे दिन लेना, छोड़ना ओड़ना नहीं, नहीं तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत पता है क्या होती है? टीबी की केवल 1 या 2 दवाइयां बनी हैं, ठीक है, पूरे फॉर्मूले को लेकर के। तो 2 दवाइयां हैं, अगर दोनों से आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो गई, ठीक है, तो फिर आप गए। फिर आपके पास कोई दवाइयां देने के लिए रहेंगी नहीं, खाने के लिए आप खा नहीं पाओगे, कोई दवाइयां मिलेगी नहीं, मर जाओगे। रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कोविड वायरस आया, आप लोग बोलते हैं कि भैया मेरे को 650 mg पैरासीटामॉल अब कवर करती है, 500 में खाता हूं तो बुखार उतरता ही नहीं है। इसका मतलब है कि 500 mg जो मेडिसिन है, उससे आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो गई है। 500 mg बॉडी में आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, 650 आएगी तभी उसको फर्क पड़ेगा। इसी तरह टीबी की मेडिसिन होती हैं कि अगर आप उनको खा रहे हैं तो उनको पर्टिकुलर, बिल्कुल रेगुलर खाइए भैया। अगर बॉडी रेजिस्टेंट हो गई तो हालत खराब कर देगी, ये याद रखियो। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं डीएनए। डीएनए से क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। डीएनए, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समक्षार पाए जाते हैं? तो देखिए, जो डीएनए होता है, मैंने अभी फुल फॉर्म बताया, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, याद रखना। देखो इसको बता ही देता हूं। डीएनए 3 चीजों से, पहला पेंटोज शुगर, एंड सेकंड नाइट्रोजनी शर्करा, नाइट्रोजनी समक्षार, शर्करा नहीं, है ना, बेस होता है ये, नाइट्रोजनी समक्षार। एंड थर्ड क्या है? पेंटोज शर्करा। ठीक है, देखना अभी जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनी समक्षार, और देख लो पेंटोज शर्करा, फिर से लिख दिया, फॉस्फेट समूह है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, जिसको फॉस्फेट समूह बोलते हैं। नाइट्रोजनी समक्षार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन, ठीक है, एंड दूसरा होता है पिरीमिडीन। ठीक है, जो प्यूरिन होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, और जो पिरीमिडीन होता है उसमें उसमें साइटोसिन, यूरेसिल
और थायमीन होते हैं। ठीक है, जो प्यूरिन होता है पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आएगा, और जो पिरिमिडिन होता है उसमें साइटोसिन, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल आएगा। अब डीएनए में जुड़ेगा कैसे? डीएनए में सिर्फ 4 पाए जाते हैं, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। किसमें? आरएनए में। तो एडेनिन डुअल बॉन्ड के साथ थायमीन के साथ जुड़ेगा। ये जो डुअल बॉन्ड रहते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। ठीक है, एडेनिन डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थायमीन से जुड़ेगा, और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ेगा। जो आपका ये स्ट्रक्चर होता है, ये वाली जो हेलिक्स होता है, ये हेलिक्स पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के बनता है। ठीक है, और जो बीच में ये बना होता है ना, यही जुड़े होते हैं, नाइट्रोजनी समक्षार जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। जैसे एडेनिन डबल बॉन्ड थायमीन, ठीक है, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, फिर थायमीन डबल बॉन्ड एडेनिन, फिर साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, ऐसे करके ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक शर्करा। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो यौवनारंभ के समय लड़कियों का सबसे पहला परिवर्तन होगा रजोधर्म का प्रारंभ होना। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रारंभ होना। सेकंड है स्तनों का आकार में वृद्धि होना। ठीक है, स्तनों का आकार बढ़ना, आवाज का भारी हो पतला होना। थर्ड क्या है? स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। जो स्तनाग्र, जो निप्पल्स होते हैं, उसकी त्वचा का रंग भी क्या होने लगता है? गहरा होने लगता है। ठीक है, और देखते हैं क्या। ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है सुन लो कि माँ के शरीर में गर्भाशय भ्रूण को पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है? माँ के शरीर से जो पेट के अंदर बचवा होता है किस प्रकार, हमने पता है कि माँ का शरीर और बच्चा एक वायर द्वारा टच रहता है। उस वायर को बोलते हैं अपरा यानी कि प्लेसेंटा। उसी प्लेसेंटा के द्वारा वो पोषण प्रदान करता है। देखो क्या लिखा हुआ है कि निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, हमें पता है, जो धीरे धीरे भ्रूण में विकसित होने लगता है। युग्मनज ही आगे चल के भ्रूण में विकसित होने लगता है। भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाता है, बिल्कुल। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब भ्रूण गर्भाशय की भित्ति पर चिपकता है तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, भ्रूण माता के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसके लिए एक विशिष्ट ऊतक जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, जिसे अपरा कहते हैं, जिसे आवल कहते हैं। प्लेसेंटा होता है, यह एक तस्तरी नुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में घुसा होता है। ठीक है, प्लेसेंटा गर्भाशय की भित्ति में घुसा होता है। माता के गर्भाशय भित्ति विलाई से बनी होती है। किससे? विलाई से बनी होती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विलाई, जो गर्भाशय का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। ठीक है, जो यूट्रस का जो होता है, जो एरिया होता है, उस क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं वो। ठीक है, इससे भ्रूण को अधिक ग्लूकोज व ऑक्सीजन मिलती है। इस प्रकार भ्रूण माता के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, इसी तरह से वो अपना खाना वाना प्राप्त करता है, अंदर मस्त रहता है। ठीक है, तो निषेचन किसे कहते हैं और निषेचन और परागण इसको मैं समझा दिया हूं। और देखो यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आप क्लियर ही कर लोगे, मुझे उम्मीद है। और बाकी आप लोग एक बार अपनी किताब को लेकर के रिवीजन जरूर कर लेना, देखना आपको सारा कुछ पता होगा। पेशेंस के साथ यदि आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो बहुत कुछ पता है इसमें, यार मैंने एक वीडियो देख करके बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आता हूँ भाई। नहीं तो यूट्यूब पर बहुत ढेर सारे वीडियोज हैं, आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे उसमें से, है ना। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।